हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 और 20 से पेपर सेकंड से सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 का सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म ऑल कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज? ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हिंड ब्रेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं? ऑप्शन ए संवृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी क्रम विकास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए संवृद्धि। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज कॉल्ड? ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मैच्यूरेशन, ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी? ऑप्शन ए संवेदी स्मृति, ऑप्शन बी अल्पकालिक स्मृति, ऑप्शन सी दीर्घकालिक स्मृति, ऑप्शन डी कार्यकारी स्मृति। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी कार्यकारी स्मृति या वर्किंग मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है? अ थिंक मोर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड इज कॉल्ड? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक चिंतन, ऑप्शन बी समग्र चिंतन, ऑप्शन सी तर्कसंगत चिंतन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी समग्र चिंतन। वस्तु या पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है समग्र चिंतन या होलिस्टिक थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपागम उपागम द्वंद्व, ऑप्शन बी परिहार परिहार द्वंद्व, ऑप्शन सी उपागम परिहार द्वंद्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी उपागम परिहार द्वंद्व। वांटिंग टू ईट व्हेन वन इज ओवरवेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? राइट आंसर है ऑप्शन सी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि आईक्यू का संप्रदाय किसने विकसित किया? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी बीने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए विलियम स्टर्न। हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू? राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम स्टर्न। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक को किसका विज्ञान कहा जाता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी चेतना। तो राइट आंसर है वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? ऑप्शन सी व्यवहार का। एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ, ऑप्शन सी बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन बी थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT, ऑप्शन सी ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ऑप्शन डी MMIP। व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं? TAT है, थेमेटिक अपरसेप्शन
थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो गया, इसमें 31 कार्ड्स होते हैं। दूसरा है CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट हो जाएगा, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट हो जाएगा, ये इसमें 10 कार्ड होते हैं। तीसरा है इंक ब्लोट टेस्ट, इंक ब्लोट टेस्ट IBT हो गया, इसमें 10 कार्ड होते हैं, इसको हरमन रोरसा ने दिया था IBT टेस्ट। अगला है SCT टेस्ट, और फिफ्थ है FWAT टेस्ट, और सिक्स्थ है नाटक एवं खेल एवं नाटक विधि, मोरेना ने दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन बी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ऑप्शन सी ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ऑप्शन डी MMIP। तो राइट आंसर है इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, ऑप्शन डी MMIP। MMPI का फुल फॉर्म होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, और MMPI का उपयोग होता है मनोवैज्ञानिक विकार को मापने में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। ऑप्शन सी, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ऑप्शन डी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा? ऑप्शन ए, उसके माता पिता से मिलेंगे, ऑप्शन बी, उसकी उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन सी, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, ऑप्शन डी, उसे बुलाकर डांटेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पना चिंतन विकसित होने लगती है? पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने आयु के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को परिभाषित किया था। पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक, यह 0 से 2 वर्ष की आयु की अवस्था है। इसमें शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, यह 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। इसमें प्रतीकात्मक विकार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। अगली अवस्था है इसकी मूर्त संक्रियात्मक, यह 7 से 11 वर्ष होती है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्तिसंगत तर्क न कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। और चौथा लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक, यह 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगती है। लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक, यह 11 से 15 वर्ष होती है। इसमें किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों परीक्षणों के
एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। यह कथन है एन इंटेलिजेंस टेस्ट मे बी fully verbal, fully non-verbal, or fully performance-based, or it may consist of a mixture of items from each category. This statement is right answer है इसका ऑप्शन ए सत्य या ट्रू। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं, मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। नंबर सेकंड किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। नंबर थर्ड इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सारी विशेषताएं सही हैं। तो व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं। नंबर सेकंड है किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। नंबर थर्ड इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रूटिंग, ऑप्शन बी मोरो, ऑप्शन सी पकड़ना, ऑप्शन डी बेबिंस्की। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए रूटिंग। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रूटिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए अपचार, ऑप्शन बी मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, ऑप्शन सी आहार ग्रहण संबंधी विकार, ऑप्शन डी असुरक्षा एवं निर्भरता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असुरक्षा एवं निर्भरता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलसेंट? राइट आंसर है ऑप्शन डी इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी। अगला क्वेश्चन है प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी विलंबित, ऑप्शन डी आंशिक। तो सबसे पहले तो धनात्मक प्रबलन क्या होता है? जिसको प्राप्त करने का प्रयास प्राणी द्वारा किया जाता है, जैसे भोजन हो जाएगा धनात्मक प्रबलन। ऋणात्मक प्रबलन क्या होता है? जिससे बचने का प्रयास प्राणी करता है, जैसे तेज ध्वनि हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, तो ये ऋणात्मक प्रबलन में आएंगे। विलंबित प्रबलन में क्या आ जाएंगे? इसका एग्जाम्पल है कर्मचारी का वेतन देर से मिलना, यह विलंबित प्रबलन में आ जाएगा। और आंशिक प्रबलन में क्या आ जाएगा? विभिन्न अवसरों पर कर्मचारियों का बोनस, यह आंशिक प्रबलन में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राणियों की ऐसी अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है, वह किस प्रकार का प्रबलन है? ऑप्शन बी ऋणात्मक प्रबलन है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। ऑप्शन ए फिट्स, ऑप्शन बी टोलमैन, ऑप्शन सी बंदुरा, ऑप्शन डी कोहलर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए फिट्स। किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। किसके अनुसार होती है? फिट्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? ऑप्शन ए श्रवण बाधित, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बच्चों का, ऑप्शन सी अधिगम अशक्तता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका
ऑप्शन सी अधिगम अशक्तता। किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि की होती है? राइट आंसर है अधिगम अशक्तता या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की एक अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए कूट संकेतन, ऑप्शन बी भंडारण, ऑप्शन सी पुनरुद्धार, ऑप्शन डी अवधान। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अवधान। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की एक अवस्था नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधान या अटेंशन। क्या है? अटेंशन इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी। सामान्य से विशिष्ट की ओर कि, किस प्रकार की तर्कना कहलाती है? सबसे पहले आगमनात्मक तर्कना क्या होता है? तो आगमनात्मक तर्कना होता है छात्र का विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना किस प्रकार का तर्कना कहलाता है? ऑप्शन बी निगमनात्मक तर्कना या डिडक्टिव रीजनिंग। द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतया चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं? Which type of thinking ability generally include fluency, flexibility, originality and elaboration? ऑप्शन ए पार्श्विक चिंतन, ऑप्शन बी ऊर्ध्व चिंतन, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन में बहुत सारी जानकारियों से एक निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। और अपसारी चिंतन क्या होता है? किसी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर समस्या का समाधान निकालना, यह अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? किस प्रकार के चिंतन योग्यता के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? तो मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तो मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे तल में क्या है? शारीरिक आवश्यकता, जिसमें क्या क्या आते हैं? श्वास, भोजन, जल, निद्रा, उत्सर्जन इत्यादि शारीरिक क्रियाएं सबसे तल में आती हैं। उसके बाद कौन सी आवश्यकता है? सुरक्षा है। सुरक्षा में शरीर, रोजगार, संसाधन, परिवार और संपत्ति की सुरक्षा। उसके अगली आवश्यकता है स्नेह। स्नेह में मित्रता, परिवार, आत्मीयता और प्रेम। फिर अगली आवश्यकता है सम्मान, आदर, आत्म सम्मान, आत्मविश्वास, उपलब्धियां। और सबसे ऊपरी आवश्यकता है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि में क्या क्या आते हैं? नैतिकता, सृजनात्मकता, समस्या समाधान और आत्मसिद्धि। तो सबसे तल में क्या आता है? शारीरिक आवश्यकता सबसे तल में आती है। तो अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम तल में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर क्रियात्मक आवश्यकता या शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता सबसे तल में है। उससे ऊपरी आवश्यकता क्या है? सेकंड में सुरक्षा की है। सेकंड में तीसरी आवश्यकता है आत्मीयता की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता है आत्मीयता की आवश्यकता। फोर्थ आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता, सेल्फ रिस्पेक्ट फोर्थ हो जाएगी। और फिफ्थ क्या थी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता फिफ्थ वाली थी। आत्मसिद्धि की आवश्यकता फिफ्थ लास्ट आवश्यकता या फिफ्थ आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन बी संबंधन की आवश्यकता, ऑप्शन सी भूख अभिप्रेरक, ऑप्शन डी शक्ति की आवश्यकता।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल मोटिव? ऑप्शन ए नीड फॉर अचीवमेंट, ऑप्शन बी नीड फॉर एप्रिसिएशन, ऑप्शन सी हंगर मोटिव, ऑप्शन डी नीड ऑफ पावर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हंगर मोटिव या भूख अभिप्रेरक। अगला क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग comes under which group of disorder? Option A feeding and eating disorder, option B specific learning disorder, option C autism spectrum disorder, option D न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर? राइट आंसर है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा दर्शन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य विज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान। तो प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान। द नॉलेज ऑफ विच ऑफ दीज इज मोस्ट इसेंशियल फॉर अ टीचर ऑफ प्राइमरी क्लासेस? राइट आंसर है चाइल्ड साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए बाल कल्याण, ऑप्शन बी मनोविश्लेषण, ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा दर्शन। तो राइट आंसर है इसका किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी शिक्षा दर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी? राइट आंसर इज एजुकेशन फिलोसॉफी। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, ऑप्शन डी बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है ऑप्शन बी बालक के जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। चाइल्ड साइकोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ, राइट आंसर है चाइल्ड फ्रॉम हिज प्री नेटल स्टेज टू एडोलसेंस। अगला क्वेश्चन है बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी उपचारात्मक विधि, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी उपचारात्मक विधि। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार की किस विधि का सहारा लिया जाता है? ऑप्शन सी उपचारात्मक विधि। विच मेथड इज यूज्ड टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ चाइल्ड? राइट आंसर है क्लिनिकल मेथड। अगला क्वेश्चन है बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को डांटना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को पीटना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को बच्चों से सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। What should be done by the parents to prevent juvenile delinquency? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहेव सिंपैथेटिकली एंड पॉजिटिवली विथ चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य-कारण संबंध स्थापित करती है? ऑप्शन ए प्रेक्षण विधि, ऑप्शन बी प्रायोगिक विधि, ऑप्शन सी सहसंबंधनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी सर्वेक्षण विधि। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रायोगिक विधि। कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण
संबंध स्थापित करती है। ऑप्शन बी प्रायोगिक विधि। विच मेथड एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यूटेट 2020 के सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, दृश्य बिंब या प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। ऑप्शन ए दैसिक या स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन बी तार्किक बुद्धि, ऑप्शन सी गतिबोध बुद्धि, ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो सबसे पहले हम स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गतिबोध बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो स्थानिक बुद्धि क्या होती है? समस्या को हल करने के लिए मानसिक छवियों को जोड़ तोड़कर नई छवि बनाना, यह दैसिक या स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। तार्किक बुद्धि होती है तर्क लगाने की क्षमता और अंकों के पीछे छिपे संबंधों को पहचानने की क्षमता, यह तार्किक बुद्धि में आ जाएगा। गतिबोध बुद्धि में आ जाएगा किसी भी शारीरिक क्षमता तथा मानसिक क्षमता के समन्वय की क्रिया, गतिबोध बुद्धि में आ जाएगी। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आ जाएगी अपनी भावना, रुचि, प्रेरणा इत्यादि को समझना, यह आ जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। तो हमको इस क्वेश्चन में दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण कौशल कहलाता है। तो दृश्य बिंब और प्रतिरूप निर्माण हमारा दैसिक या स्थानीय बुद्धि में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। द स्किल ऑफ फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न इज कॉल्ड, राइट आंसर है स्पेटियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी, ऑप्शन ए श्रेष्ठ बुद्धि होती है, ऑप्शन बी सामान्य से उच्च बुद्धि होती है, ऑप्शन सी औसत बुद्धि होती है, ऑप्शन डी अल्प बुद्धि होती है। तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि IQ में कौन कौन सी रेंज होती है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि IQ में कौन कौन सी रेंज होती हैं। तो IQ स्कोर है, अगर 160 से प्लस है तो वह जीनियस हो जाएगा। अगर 145 से 159 के बीच है तो हाई IQ होगा उसका। अगर 116 से 144 तक है तो अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर होगा वह। अगर 85 से 115 तक, 115 के बीच IQ स्कोर आ रहा है तो वह एवरेज स्टूडेंट होगा। अगर 71 से 84 के बीच आ रहा है तो बिलो एवरेज IQ होगा उसका। अगर 1 से 70 के बीच आ रहा है तो लो IQ होगा। तो हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में? 90 से 109 IQ वाला क्या हो जाएगा? एवरेज में आ जाएगा। तो जिन लोगों का IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनका IQ ऑप्शन सी औसत बुद्धि का होता है। People with IQ score in the range of 90 to 109 have average intelligence। अगला क्वेश्चन है, सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत आता है, नंबर फर्स्ट परिशुद्ध मूल्यांकन, नंबर सेकंड प्रकटीकरण, नंबर थर्ड संवेगों का नियमन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण और संवेगों का निगमन। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाई, नंबर फर्स्ट एक्यूरेट अप्रेजल, नंबर सेकंड एक्सप्रेशन, नंबर थर्ड रेगुलेशन ऑफ इमोशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों राइट आंसर है। एक्यूरेट अप्रेजल होगा, एक्सप्रेशन होगा और रेगुलेशन ऑफ इमोशन होगा। अगला क्वेश्चन है, शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। प्रभाव, यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है जैसे खेलना कूदना। तो ऑप्शन ए है कथन और प्रभाव दोनों सत्य हैं।
ऑप्शन बी कथन सत्य है प्रभाव असत्य है। ऑप्शन सी कथन असत्य है प्रभाव सत्य है। ऑप्शन डी कथन और प्रभाव दोनों असत्य हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कथन और प्रभाव दोनों सत्य हैं। कथन है, शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्टि किया गया कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। प्रभाव, यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। दोनों सत्य हैं, कथन और प्रभाव दोनों सत्य हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? नंबर फर्स्ट, वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं वह स्वयं के प्रति जागरूक है। नंबर सेकंड, स्वयं को स्वीकार करता है। नंबर थर्ड, जो अतीत में नहीं जाता और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो अपनी भावनाओं और सीमाओं वह स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है और जो अतीत में नहीं जीता और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? ऑप्शन ए, संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल। ऑप्शन बी, दूसरों की सहायता करने की इच्छा। ऑप्शन सी, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। ऑप्शन डी, सुनने की क्षमता एवं तदानुभूति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। संज्ञानात्मक कौशल क्या है? ऑप्शन सी, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। व्हाट आर कॉग्निटिव स्किल? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास किससे संबंधित होगा? शारीरिक विकास संबंधित होगा खेल और व्यायाम से। मानसिक विकास संबंधित होगा भाषा और गणित से। नैतिक विकास संबंधित होगा नैतिक कहानियों से। और सामाजिक विकास संबंधित होगा समूह कार्य से। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? बी। और फर्स्ट का ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ए का क्या है? थर्ड है। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का फोर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, ब्रूनर। ऑप्शन सी, अल्बर्ट वेंडूरा। ऑप्शन डी, बी एफ स्किनर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अल्बर्ट वेंडूरा। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया है? ऑप्शन सी, अल्बर्ट वेंडूरा। Human behavior is the result of continuous interaction between cognitive behavior and environmental determinants. This has been explained by which psychologist in its theory of learning? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट वेंडूरा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थार्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी, अभ्यास का नियम। ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यास का नियम। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थार्नडाइक का कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 क्रियाओं का क्रम है। सबसे पहले हम प्रत्यक्षीकरण, धारण,
प्रत्यस्मरण और पहचान के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण या सीखना एक ही होता है। तो सीखना इसमें क्या होता है, हम इसमें नवीन क्रियाओं को सीखते हैं प्रत्यक्षीकरण में। तो सबसे प्रथम स्तर क्या होता है स्मृति का? सीखना होता है या प्रत्यक्षीकरण होता है। सेकंड स्तर होता है धारण। इसमें होता है सीखी हुई क्रिया को मस्तिष्क में धारण करना। यह स्मृति स्तर का दूसरा क्रम होता है। तीसरा क्रम होता है प्रत्यस्मरण या पुनः स्मृति भी बोलते हैं इसको। पुनः स्मृति में क्या होता है, इसमें पूर्व प्राप्त अनुभव या ज्ञान को पुनः स्मरण में लाया जाता है। तीसरा क्रम हो गया प्रत्यस्मरण और चौथा क्रम हो गया इसका पहचान। पहचान से तात्पर्य पूर्व के समय में धारण किए गए वस्तु और ज्ञान की पहचान से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण या सीखना पहला क्रम हो जाएगा, दूसरा धारण हो जाएगा, तीसरा प्रत्यस्मरण या पुनः स्मृति हो जाएगा और फोर्थ क्या हो जाएगा? पहचान हो जाएगा। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यस्मरण और पहचान। द सीक्वेंस ऑफ 4 processes involve at memory level learning each। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रिपरेशन हो जाएगा, प्रिपरेशन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए आयु एवं परिपक्वता, ऑप्शन बी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर फर्स्ट है आयु एवं परिपक्वता, नंबर सेकंड शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, नंबर थर्ड अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति। The factor affecting teaching learning process related to students are नंबर फर्स्ट हो जाएगा एज एंड मैच्योरेशन, बी हो जाएगा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, नंबर थर्ड हो जाएगा लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड विलिंगनेस, ऑल ऑफ अबव राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन ए बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते, ऑप्शन बी उन्हें सीखने में कठिनाई होती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ए व बी दोनों। यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता तो बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, नंबर सेकंड उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? ऑप्शन ए सत्य असत्य प्रकार के आइटम्स, ऑप्शन बी मिलान करो, ऑप्शन सी बहुविकल्पीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? ऑप्शन ए सत्य असत्य प्रकार, ऑप्शन बी मिलान करो, ऑप्शन सी बहुविकल्पी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न, ऑप्शन बी प्रतिबंधित उत्तरीय निबंध प्रश्न, ऑप्शन सी लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण है। विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न। Write an essay on freedom struggle in India is an example of ऑप्शन राइट आंसर है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत नई दिल्ली
यूके क्वेश्चन मार्क यह उदाहरण है। ऑप्शन ए पहचान पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन बी चयन पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन सी सदृश्यता पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रश्न। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सदृश्यता पर आधारित प्रश्न। भारत संबंधित है नई दिल्ली से, तो यूके संबंधित होगा। यह उदाहरण है सदृश्यता पर आधारित प्रश्न या एनालॉग बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। नंबर फर्स्ट आकलन के उद्देश्य को, नंबर सेकंड विषय क्षेत्रों को, नंबर थर्ड प्रश्नों के प्रकार को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है आकलन के उद्देश्य को, विषय क्षेत्रों को और प्रश्नों के प्रकार को। अ ब्लूप्रिंट इज 3-dimensional chart showing weightage given to number first assessment objectives, number second content areas, number third form and forms of questions। अगला क्वेश्चन है सीखने के प्रतिफल हैं। ऑप्शन ए सीखने के उपकरण, ऑप्शन बी सीखने की विधियां, ऑप्शन सी आकलन के मानक, ऑप्शन डी अधिगम के प्रकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आकलन के मानक। सीखने का प्रतिफल है ऑप्शन सी आकलन के मानक। लर्निंग आउटकम आर राइट आंसर ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का वर्णन किसने किया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडईपी का वर्णन किसने किया है। ऑप्शन ए वाइगॉट्स्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए वाइगॉट्स्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का किसके द्वारा वर्णन किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए वाइगॉट्स्की द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमताएं मनोगत्यात्मक पक्ष, ऑप्शन सी अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष, ऑप्शन डी अभिवृत्ति भावात्मक पक्ष। तो राइट आंसर है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष, यह सुमेलित नहीं है। तो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन बी फिजिकल एबिलिटी साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन सी एप्लीकेशन अफेक्टिव डोमेन, ऑप्शन डी एटीट्यूड्स अफेक्टिव डोमेन्स। तो राइट आंसर है नॉट करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है। ऑप्शन सी एप्लीकेशन अफेक्टिव डोमेन। अगला क्वेश्चन है रूबिक्स क्या है। ऑप्शन ए सीखने की सामग्री का संकलन, ऑप्शन बी विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह, ऑप्शन सी विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रूबिक्स क्या है विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह। व्हाट इज द रूबिक्स। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ अ लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन बी वर्क इवेल्युएटिंग टास्क फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, ऑप्शन सी एजुकेशनल प्रोसेस which are related to subjects, ऑप्शन डी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर है रूबिक्स आर ऑप्शन बी वर्क इवेल्युएटिंग टास्क फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में ऑप्शन ए विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के
विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, देयर शुड बी डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ऑप्शन बी, देयर शुड बी डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी ए और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। In the progress report of student, there should be description of performance of students in different subject, and there should be description of different aspects of personality of students. अगला क्वेश्चन है, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? ऑप्शन ए, सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्यपुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, सीखना आत्मकेंद्रित प्रक्रिया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। What is the constructivist view of learning? Option A, learning is not an active, receptive process. Option B, students always need support and guidance for learning through textbooks. Option C, learning is an active and meaningful process. Option D, learning is self-centered process. तो राइट आंसर है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग? ऑप्शन सी, लर्निंग इज एन एक्टिव एंड मीनिंगफुल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है? ऑप्शन ए, विलंबित प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, सामाजिक बुद्धि में कमी। ऑप्शन सी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब। ऑप्शन डी, याद करने की क्षमता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, याद करने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है? ऑप्शन डी, याद करने की क्षमता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड? ऑप्शन ए, डिले रिस्पॉन्स। ऑप्शन बी, डिफ्लिक्ट इन सोशल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी, डिले इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ऑप्शन डी, एबिलिटी ऑफ रिमेंबर। तो राइट आंसर है इसका नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड। ऑप्शन डी, एबिलिटी टू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ और स्तंभ ब का मिलान कीजिए। नंबर फर्स्ट है दृष्टिबाधित, नंबर 2 है श्रवण बाधित, नंबर 3 है अल्पदृष्टि, नंबर 4 है अधिगम अक्षम। तो दृष्टिबाधित का क्या हो जाएगा? दृष्टिबाधित का हो जाएगा बी, टॉकिंग बुक हो जाएगा। श्रवण बाधित का हो जाएगा साइन लैंग्वेज हो जाएगा। अल्पदृष्टि का हो जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास हो जाएगा। और अधिगम अक्षम का हो जाएगा फ्लैश कार्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड का हो जाएगा टॉकिंग बुक्स हो जाएगा। हियरिंग इम्पेयर्ड का हो जाएगा साइन लैंग्वेज हो जाएगा। लो विज़न का हो जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास हो जाएगा। और लर्निंग डिसेबल्ड का हो जाएगा फ्लैश कार्ड, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षीय स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, भाषाई कौशल के अभाव द्वारा। नंबर 2, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा। नंबर 3, बार बार दोहराने के लिए बोलना। नंबर 4, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कक्षीय स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। नंबर फर्स्ट, भाषाई कौशल के अभाव द्वारा। नंबर सेकंड, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा। और नंबर थर्ड हो जाएगा बार बार दोहराने के लिए बोलना।
Hearing impairment at classroom level can be identified through number first lack of linguistic skills, number second specific problem in reading and speaking, number third asking for repetition frequently, number fourth audiometry test by teacher. तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नंबर फर्स्ट लैक ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड आस्किंग फॉर रिपीटेशन फ्रिक्वेंटली। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है ऑप्शन ए पढ़ने की समस्या से, ऑप्शन बी गणना की समस्या से, ऑप्शन सी लिखने की समस्या से, ऑप्शन डी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लिखने की समस्या से। डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध लिखने की समस्या से है। डिस्ग्राफिया इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग, ऑप्शन बी प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग, ऑप्शन सी प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, ऑप्शन डी प्रॉब्लम इन पेइंग अटेंशन। राइट आंसर डिस्ग्राफिया इज टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन राइटिंग डिसेबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन है बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है ऑप्शन ए दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, ऑप्शन बी विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, ऑप्शन सी स्पर्श माध्यम का प्रयोग, ऑप्शन डी गतिबोध माध्यम का प्रयोग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। Multisensory approach means option A use of audio visual mode, option B use of several sense modalities, option C use of tactile mode, option D use of kinesthetic mode। तो राइट आंसर है मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स ऑप्शन बी यूज ऑफ सेवरल सेंस मोडेलिटीज। अगला क्वेश्चन है टास्क एनालिसिस क्या है ऑप्शन ए यह निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी नहीं, ऑप्शन बी जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी टास्क एनालिसिस क्या है जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना। What is task analysis? Option A decide the content, what to teach and what not to teach. Option B complex task is broken down into small achievable steps. Option C A and B both. Option D none of these। तो राइट आंसर हो जाएगा वो टास्क एनालिसिस इज ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए उनकी क्षमताओं को उजागर करना, ऑप्शन बी पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए क्या करना चाहिए उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए, पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसे कोई विभाजन नहीं करने चाहिए और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एज अ टीचर व्हाट शुड बी डन टू हाईलाइट द पॉजिटिव इमेज ऑफ गर्ल्स। Option A to promote their abilities, option B there should not be any discrimination such as task of male and task of females, option C they should be motivated to be self dependent, option D all of above। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है फर्स्ट शारीरिक, दूसरा सुरक्षा, तीसरा आत्मसिद्धि, फोर्थ आत्मसम्मान, फिफ्थ प्रेम और अपनत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में पहला क्रम है शारीरिक का, दूसरा क्रम है सुरक्षा, तीसरा क्रम है स्नेह का, चौथा क्रम है सम्मान का और पांचवा है आत्मसिद्धि का। पहला है किसका? शारीरिक, दूसरा सुरक्षा, तीसरा स्नेह, चौथा सम्मान, पांचवा आत्मसिद्धि। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम पहला है शारीरिक, पहला क्रम शारीरिक हो गया, दूसरा सुरक्षा का हो गया, तीसरा हो जाएगा प्रेम और अपनत्व का, चौथा हो जाएगा आत्मसम्मान का और पांचवा हो जाएगा आत्मसिद्धि का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1 2 5 4 3।